Hello everyone, I am Kusum and welcome to Faculty Channel. As you all know, we have already started 100 MCQ series of World Geography and इसका part 1 मैं already upload कर चुकी हूँ and उसमें हमने 20 questions करे थे. In today's video, I'll be discussing 30 top questions of World Geography. इसमें दो और videos लाऊंगी जिसमें 25 more questions will be there. But for today, let's start with the video. Okay, first question is a pendulum is taken to moon. एक pendulum का अगर हम moon पे ले जाते हैं तो what will happen to its time period? उसके time period में क्या फर्क पड़ेगा? Time period increase होगा, time period decrease होगा, time period constant रहेगा, एक जैसा रहेगा, या फिर time period ना तो increase होगा और ना ही decrease होगा. तो इसका correct answer क्या होगा? It will be option number A, that is it will be increasing. Time period increase होगा. इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं समझा दूंगी. सेकेंड क्वेश्चन इज अपार्ट फ्रॉम सैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस प्लैनेटरी रिंग सिस्टम्स ऑफ देयर ओन. ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ क्वेश्चन में, बट एनीवेज आपको समझ आ गया होगा. जैसे सैटर्न के साइड में अगर हम देखें जो उसमें रिंग दिखती है, एक रिंग दिखती है सैटर्न के, उसमें सेम रिंग और प्लैनेट, कौन से प्लैनेट या प्लैनेट्स में आपको देखने को मिलती है. एक तो क्या है कि ये बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि एक तो पिक्चर्स में भी सिर्फ सैटर्न में ही रिंग दिखाई जाती है. बट लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस. जुपिटर ओनली, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून, जुपिटर एंड यूरेनस एंड जुपिटर एंड नेपच्यून. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, योर जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टू. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का था व्हेन द सिंपल पेंडुलम, अगर आप सिंपल पेंडुलम को मून पे लेके जाएंगे तो उसकी ग्रेविटेशनल जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा. तो जी विल डिक्रीज एंड हेंस इट्स टाइम पीरियड विल इंक्रीज. एंड सेकेंड वाले का ऑप्शन जो आपका जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून था, तो अपार्ट फ्रॉम सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून पोजेस रिंग सिस्टम्स ऑफ देयर ओन. दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स. Question number 3 is Raja Ramanna Center for Advanced Technology, which is engaged in development of technology and applications of particle accelerators and lasers, besides carrying out substantial activities in cryogenics and materials research is located at. एक टाइप का रिसर्च सेंटर है जहाँ पर ये पार्टिकल्स जो होते हैं, एक्सेलरेटर, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और इन सब क्रायोजेनिक्स, इन सब का रिसर्च की जाती है. वो कौन से सिटी में लोकेटेड है? बैंगलोर, भोपाल, इंदौर या फिर आपका चेन्नई. वेयर इज इट लोकेटेड? हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंदौर. इंदौर में आपको ये RRCAT का रिसर्च सेंटर मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज द स्ट्रेट्स टाइम्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. स्ट्रेट टाइम्स होता है वो कौन सी कंट्रीज में मिलता है, में पाया जाता है? आपका सिंगापुर, चाइना, मलेशिया और इंडिया. व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर सिंगापुर. सिंगापुर में आपको स्ट्रेट टाइम्स जो है वो वहां पर मौजूद है. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ पर आपका जो RRCAT जो है आपका, उसका यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट एंगेज इन R&D इन नॉन न्यूक्लियर फ्रंटलाइन रिसर्च एरियाज ऑफ लेजर्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, और इट इज लोकेटेड इन इंदौर. सेकेंड है द स्ट्रेट टाइम्स बिलोंग्स टू सिंगापुर. इट इज फॉर्म्ड इन 1966 एंड इट इज द मेन एक्सचेंज ऑफ सिंगापुर. ये सब मेन एक्सचेंज सिस्टम है सिंगापुर का. Question number 5 is what is the mean value of G at Earth's surface? Gravity की mean value क्या है? 0.98 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड या 0.98 मीटर पर सेकेंड. Here your correct answer is C, that is 9.8 मीटर पर सेकेंड. Water sprout है क्या? It is a depression, it is a hurricane, it is a tornado or it is a cyclone. I'm sure you must have not heard about this. बहुत कम बच्चों की जिन्होंने geography actually पढ़ी है as a subject उनको पता होगा. But let's see what is the answer of this. It is your tornado. And now you will be saying tornado तो land में होता है, but please look at the explanation which I'll be telling you now.
फर्स्ट वाले का देख लेते हैं पहले. द वैल्यू ऑफ जी एट द अर्थ surface is 9.8 meter per second square and the mass of a body is measured by its gravitational attraction for other bodies. Now look at this question. Tornadoes are more generally formed over land, but they also develop over water. So tornado which is over water is called water spout, which is formed mostly in the tropics and subtropical areas. Now let's see the question number 7. Gypsum, chalk and limestones. ये कौन से rock के examples हैं? Metamorphic rocks, sedimentary rocks, igneous rocks or primary rocks. Here your correct answer is option number B, sedimentary rocks, because ये सब अगर आप देखेंगे तो ये layers में होता है and you all know that sedimentary rocks are in layers. Next question here is Indian Ocean is characterized by greater frequency of. क्या Indian Ocean में सबसे ज्यादा क्या होता है? इन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा क्या होता है? साइक्लोन्स आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं, हरिकेन्स आते हैं या सुनामीज आती हैं इन इंडियन ओशन. Here your correct answer is cyclones. आपका अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, इन सब जगहों पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं. Look here, sedimentary rocks are types of rock that are formed by the accumulation or deposition of small particles and subsequent cementation of mineral or organic particles on the floors of oceans or other bodies of water at the earth's surface. तो ये सब उसके examples ही हैं. Indian Ocean is characterized by a greater frequency of cyclones, and the cyclones are because of the enclosed nature and nearness to equator, due to which it has high temperature. Because ये equator की बहुत पास है Indian Ocean, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत high temperature रहता है और cyclones ज़्यादा आते हैं. Question number 9 is your, which of the following two countries have largest electrified railway network in the world? कौन सी दो countries हैं जिसमें सबसे ज़्यादा electrified railway network है? Russia and US, US and China, Russia and China, or your India and US? Here your correct answer is option number C, Russia and China. इंडिया में बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क है, बट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क नहीं है, हर जगह नहीं है. So here our answer is Russia and China. Now we come to question number 10. Harsh latitudes are high pressure subtropical calm belts which make an area that receives little precipitation and has variable winds mixed with calm. These latitudes lie between which of the following? I'm sure you must have all heard about this Harsh latitudes. तो ये आपको बताने कौन सी डिग्रीज के बीच में ये मिलता है. Between 20 and 25 degrees both north and south, between 30 to 35 degrees both north and south, between 25 and 30 degrees both north and south, or between 30 to 35 degrees north only. So your correct answer will be 30 to 35. That is your option number B is your correct answer. See, Russia and China have the largest electrified railway network. India has a large railway network, but it is not completely electrified. Harsh latitudes are also known as the subtropical high pressure belts. The tropical region has low pressure winds, whereas the subtropic has a high pressure wind system, and it is between 30 to 35 degrees south and north of the equator. दोनों तरफ, northern hemisphere में भी, southern hemisphere में भी. Now we come to question number 11. Regional geography approach was introduced by. किसने ये regional geography approach को introduce करा था? Carl Ritter, Alexander von Humboldt, Herodotus या Strabo? किसने करा था? The correct answer here is option number A, Carl Ritter. Question number 12 is geocentric model of solar system was proposed by. Geocentric model किसने propose करा था solar system का? Copernicus, Ptolemy, Aristotle, Strabo. The correct answer here is your Ptolemy. Let's see the explanation here. Geography is studied majorly by two approaches. कौन से दो approaches हैं वो? Systematic approach और regional approach. दो approaches से. इसमें से आपका systematic geography approach जो था वो German geographer Alexander von Humboldt ने introduce करा था, whereas regional geography approach was introduced by another German geographer Carl Ritter. तो अगर आपका systematic approach आएगा तो यहाँ पर आपका Herodotus आपका correct Humboldt आपका correct हो जाता, but because यहाँ regional दिया हुआ था geography approach तो वो आपका Carl Ritter आंसर हो जाएगा. Now geocentric theory of solar system किसने propose करा था? Ptolemy ने 2000 years ago, and this theory states that all celestial objects, stars, sun, planets, ये सब जो हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. उन्होंने ये थ्योरी दी, जियोसेंट्रिक थ्योरी.
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ. क्या है अप्रोक्सीमेट एज, क्या है अर्थ की? 3.5 बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स, 4 बिलियन ईयर्स और 2.5 बिलियन ईयर्स. द करेक्ट आंसर हियर इज योर ऑप्शन नंबर बी, 4.5 बिलियन ईयर्स माना जाता है अप्रोक्सीमेट अर्थ की एज को. Question number 14, what is the following, which of the following European countries is also known as land of thousand lakes? Lands of thousand lakes किसे बोला जाता है? Norway, Sweden, Finland or Estonia? The correct answer here is your option number C, Finland. See, Earth is the third planet of the solar system as counted from the sun. Earth also came into existence almost the same time as the other members of the solar system, that is around 4.5 billion years ago. Finland is called the land of thousand lakes. There are more than 1,87,888 lakes in relation to a country's size than any other. With a population of about 5 million, Finland has one lake for every 26 people. Imagine 1,87,888 लेक्स हैं फिनलैंड में, और उसकी पॉपुलेशन को अगर हम देखें और लेक्स को डिवाइड कर दें उसमें, तो हर 26 पीपल के लिए वन लेक है, if we divide it like this. Okay, now question number 15 is your, which among the following is a treeless biome? Treeless biome कौन सा है, कहाँ पर ट्रीज नहीं मिलती हैं? टाइगा, टुंड्रा, चैपरल या फिर सवाना? द करेक्ट आंसर इज टुंड्रा. टुंड्रा में अगर आप देखोगे तो ट्रीलेस है. ऊपर जहाँ जितनी बर्फ होगी, बहुत ठंडा हो जाता है जैसे जैसे इलाका, तो उधर ट्रीज उतनी कम पाई जाती हैं. The next question is approximately how much time does the sun ray takes reaching Earth? I think everyone might be knowing its answer, but लोगों को इसका मिनट्स में ज़्यादा पॉपुलर है. यहाँ पर सेकंड्स में तो you can easily calculate it अगर आपको मिनट्स में इसका आंसर पता है. 400 seconds, 500 seconds, 600 seconds या 700 seconds. अगर आपने ये पढ़ा होगा तो फिर सन की रेज अर्थ में 8 मिनट्स फ्यू सेकेंड्स में पहुंचती हैं. और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी बन जाता है, क्योंकि 60 सेकेंड्स के से डिवाइड करने पे अगर हम देखें तो हमारा कितना बन रहा है, 8 मिनट्स बन रहा है. 500 को 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स इज अप्रोक्सीमेटली द टाइम विच सन रेज टेक्स टू रीच अर्थ. See, tundra is the coldest of all the biomes. Tundra coldest region है, और tundra comes from the Finnish word tunturi, meaning treeless plain. Tunturi का meaning ही treeless plain है, और ये Finnish word है. और it presents a frost molded landscapes, extremely low temperatures, little precipitation, poor nutrients and short growing seasons. इसलिए इसको treeless biome भी कहते हैं. Then its light travels at a speed of 2,99,792 kilometer per second, and it takes 500 seconds for the light to travel from the sun to the earth. और इस डिस्टेंस को हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, 1 AU. क्वेश्चन नंबर 17, which among the following defines your gravitational mass? किसको बोलते हैं gravitational mass? Ratio of weight of a body in acceleration due to gravity, या रेशियो ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड बॉडी ऑफ द वेट, या फिर आपका मैटर कंटेन्ड इन अ वेट, और नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर हियर इज योर ऑप्शन नंबर ए, रेशियो ऑफ वेट ऑफ बॉडी के वेट का रेशियो एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एक्सिलरेशन और बॉडी के वेट में क्या रेशियो बनता है, उसको हम ग्रेविटेशनल मास कहते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इग्नियस रॉक्स? क्या है इसमें ट्रू, क्या ट्रू नहीं है regarding igneous rock? These are formed inside earth under great pressure. Yeah, they don't occur in layers and don't contain fossils. They are mostly crystalline in nature. Yeah, all are correct. Here your correct answer is option number A, क्योंकि ये अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ. ऑप्शन नंबर ए इसमें ट्रू है, मतलब गलत है. बाकी दोनों जो इसके फीचर्स दिए हुए हैं, बाकी दोनों, ये दोनों आपके features have are one of the features of your igneous rocks. Let's see here. See, ratio gravitational mass is the ratio of weight of a body and acceleration due to gravity, or gravitational mass is the mass of a body. Mass of body है जो measure किया जाता है by its gravitational attraction for other bodies. कितना उसका gravitational attraction है as वो मतलब और bodies की तरफ कितना gravity से खींचता है. Then your next is igneous rocks or magmatic rock is one of the 3 main types of rocks other than sedimentary and metamorphic. Then igneous rocks जो होते हैं वो form होते हैं through cooling and solidification of magma and lava.
मैग्मा, जब मैग्मा और लावा जो वॉल्केनो से बाहर निकलता है, जब वो कूल डाउन हो जाते हैं तो उससे इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं? इनसाइड द अर्थ अंडर ग्रेट प्रेशर। तो जो अभी हमने ऑप्शन जो हमने चूज करा है वो एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक का एक फीचर है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल इज लोकेटेड इन। कहाँ पर लोकेटेड है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल? इंडिया, नेपाल, कंबोडिया या लाओस? The correct answer here is option number C, Cambodia. सबसे बड़ा टेम्पल जो है वो कंबोडिया में है। हाईली मैकेनाइज्ड फार्मिंग लेड, हाईली मैकेनाइज्ड फार्मिंग जो होता है लेड विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट फार्म एक्सपोर्टर इन वर्ल्ड आफ्टर यूएस? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो फार्म के प्रोडक्ट्स को। फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड्स या फिर आपका जर्मनी? है क्वेश्चन अब नंबर 20, योर करेक्ट आंसर इज नीदरलैंड्स। यूएस के बाद सेकंड नंबर इसी का आता है। देखिए एंकोर कौन सा टेम्पल है? एंकोर वाट टेम्पल इन कंबोडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल। इट इज द लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड ऑन अ साइट मेजरिंग 162.6 hectares. It was built for King Suryavarman II in the early 12th century as a state capital or state temple or capital city. Then highly scientific development and highly mechanized farming is a feature of Dutch agricultural sector, which has strong focus on international exports, and it employs about 4% of the Dutch labor force but produces large surpluses in the food processing industry and accounts for 21% of the Dutch total export value. Now, question number 21, which of the source of energy in the sun? Which is the source of energy? क्या है source of energy? Energy कैसे आती है sun में? क्या है उसकी वजह? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियोएक्टिव फोर्स या कन्वेक्टिव फोर्स? आई थिंक वी ऑल नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन सोर्स है आपका सन की एनर्जी का। हु डिस्कवर्ड द प्लैनेट यूरेनस? यूरेनस को किसने डिस्कवर करा था? गैलीलियो, कॉपरनिकस, विलियम हर्शल या एफ हॉयले? द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, विलियम हर्शल। लुक हियर, विद इन द सन हाइड्रोजन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में, और ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। Then William, a British astronomer, first discovered the planet Uranus in 1781. 1781 में यूरेनस को डिस्कवर कर लिया गया था। Coming to question number 23, which of the following is an alternative name for Earth? Sorry, अर्थ के और भी नेम्स हैं, लेकिन आपको इन नेम्स में बताना है कौन सा है जो अर्थ का ऑल्टरनेटिव नेम नहीं है। गेइया, सीरीज, टेलियस या टेरा? अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा ना तो आप करेक्ट एक थोड़ा सा भी अगर आपने सुना होगा इसके बारे में तो आप इजीली इसका क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीरीज इसमें नहीं है। सीरीज अगर अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी सीरीज है क्या, आपने सुना जरूर होगा इसके बारे में। देखते हैं, व्हाट इज अ मेजर फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स? रॉक्स की प्रॉपर्टीज को किन से डिटरमाइन करते हैं? क्या फैक्टर्स हैं? कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस से, या ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, या सिलिका के प्रेजेंस से? द करेक्ट आंसर इज योर सिलिका। अगर आपको आप देखेंगे तो लेयर्स जो होती है क्या होती है? सियाल, सीमा, तो दोनों में क्या कॉमन है? सिलिका कॉमन है। तो दैट मीन्स वो मेजर फैक्टर है रॉक्स की प्रॉपर्टीज का। ओके, सी द प्लैनेट अर्थ इज ऑल्सो नोन एज टेरा, टेलिस, गाइया एंड द वर्ल्ड एंड द ग्लोब, ये सब इसके नाम है अर्थ के। सीरीज इज एन एस्टेरॉइड एंड अ ड्वार्फ प्लैनेट। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। ओके, now we come to silica question. The proportion of silica in rocks and minerals is a major factor in determination of the rocks and their properties. Coming to question number 5th, which rocks are formed from the cooling and solidification of magma and lava? कौन से rocks form किए जाते हैं, कौन से rocks form होते हैं जो magma और lava का cool जब हो जाता है तो और solid बन जाता है, तो कौन से forms rock होते हैं? अभी बस 3-4 क्वेश्चन पहले ही हमने ये क्वेश्चन करा है, 3-4 स्लाइड्स पहले ही इसका आंसर अगर आपने ध्यान दिया होगा क्वेश्चन पे। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स या कॉन्टिनेंटल रॉक्स? आई एम श्योर यू ऑल कैन आंसर दिस। इग्नियस रॉक इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 26, हु कंबाइंड द आइडियाज ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग इनटू प्लेट टेक्टोनिक्स? क्या है इसका आंसर?
एल्फ्रेड वेगनर ने बताया था, जॉन टूजो विल्सन ने बताया था, हैरी वाइज हेस ने बताया था, या एफ हॉयले ने बताया था? सॉरी, here your correct answer is option number B, जॉन टूजो विल्सन. इन्होंने बताया था आइडिया की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेड होते हैं इनटू प्लेट टेक्टोनिक्स. See, rocks that have formed from an originally hot molten materials and through the process of cooling and crystallization, इसको हम igneous rocks कहते हैं. Then John Tuzo Wilson, he was a Canadian geophysicist. इन्होंने combine करी थी theories of sea floor spreading and continental drift into plate tectonics. Now we come to the question number 27. What is the point on the Earth's surface directly above the focus called? जब earthquake आता है तो focus के बिल्कुल ऊपर कौन सा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस तो आपको पता है जहां से मेन अर्थक्वेक जो है वो बर्थ उसका वो एमर्ज हो रहा है, बट वो कौन सा, वो एरिया कौन सा है जहां पर वो फोकस के ऊपर के एरिया जहां से एक्चुअली सरफेस में वो चीज फैलती है? एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, रिच या रेडियल सेंटर? द करेक्ट आंसर इज हियर इज ऑप्शन नंबर ए, एपिसेंटर. आपने बहुत बार सुना होगा जब भी अर्थक्वेक के बारे में सुनते हैं एपिसेंटर की बात की जाती है कि इसका एपिसेंटर क्या है अर्थक्वेक का, तो ये वही एपिसेंटर है. नाउ द चेंज ऑफ कलर ऑफ अ रॉक टू अ रस्टी रेडिश ऑरेंज अपीयरेंस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? कौन से प्रोसेस से वो जो रॉक में एक रस्टी रेडिश सा कलर आ जाता है? सॉल्यूशन की वजह से, कार्बोनेशन की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से, या फिर हाइड्रोलिसिस की वजह से? The correct answer here is option number C, oxidation. जो ऑक्सीडेशन होता है रॉक्स में तो उसका कलर रस्टी हो जाता है. See, epicenter is the point on the Earth's surface directly above the focus, और focus is यहाँ पर focus को hypocenter कहते हैं. यहाँ पर देखिए ऑप्शन में hypocenter दिया है, लेकिन ये focus का एक ऑल्टरनेटिव नेम है, बट एक्चुअली जो मेन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं जो अर्थ सर्फेस में मेन पॉइंट होता है उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं. Then oxidation occurs when oxygen and water react with iron rich minerals. जिन रॉक्स में जो रॉक्स iron rich minerals होते हैं जिनमें, तो वहां पर जब बारिश पानी या नदी का पानी कहीं का भी पानी होता है वो और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मिनरल्स का जो रॉक होता है उनका कलर चेंज हो जाता है, वो एक तरह से रस्टी रेडिश ऑरेंज अपीयरेंस आ जाता है उनमें. Now the last two questions are, what is the sudden mass movement of soil called? जब सॉइल बहुत एकदम से अचानक से मास मूवमेंट होता है, उसका बहुत जल्दी से बह जाता है सॉइल, तो उसको क्या कहते हैं हम? क्रीप, सॉलिफ्लक्शन, लैंडस्लाइड या रेवाइन? आई एम वेरी प्रीटी श्योर दैट यू ऑल मस्ट बी नोइंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. हियर इट इज योर ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्लाइड. आपको पता है ना लैंडस्लाइड क्या होता है? एकदम से बहुत सारी मिट्टी नीचे आ जाती है पहाड़ों से कहीं से, तो वो मिट्टी एकदम से हट जाती है, तो उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं. नाउ last question is, what is the largest coral reef in the world? Kingman Reef, Great Barrier Reef, Lansdowne Reef या Lyra Reef? You all must be knowing the answer. Very popular, very famous, the Great Barrier Reef. ये largest coral reef है. एक बार इसका explanation देख लेते हैं. Landslide is the sudden movement of soil. It occurs due to instability of the land mass under the influence of gravity. जब instability आ जाती है land mass में तो इस वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है. ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ और इट इज लोकेटेड इन कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट comprises over 2,900 individual reefs. Imagine 2,900 reefs हैं और 900 islands are there. Hence, these were few questions, 30 questions which I've brought. We have completed 50 questions and now 50 questions are left that I'll be hopefully by completing it in 2 more videos. So then we will complete top 100 questions of world geography. Okay, if you have liked the video, please do like, comment and share, and you can, if you haven't subscribed it yet, then please do subscribe it. Thank you so much. All the best and take care everyone. Bye bye.